हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप आपको अभी तक ये पता पड़ गया होगा कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जो है वो रिलीज कर दिया है एंड वी ऑल नो कि सैंपल पेपर ही बेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी एग्जाम पेपर्स आते हैं। आज हम लोग उन सैंपल पेपर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी के साथ में शेयर करें और देखें कि सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होगी, वेटेज किसका क्या होगा। तो अगर आपको अभी तक सैंपल पेपर नहीं मिला है, उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग वहां पर जाकर के सैंपल पेपर को फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ मैथ्स के ही नहीं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैथ्स सैंपल पेपर, पर वहां पर आपको मैथ्स के ही नहीं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो जाएं और सैंपल पेपर को देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के सैंपल पेपर के साथ में कि किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे और उसमें कौन से टॉपिक का वेटेज कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा ही रिलीज वाला है, क्योंकि और भी आपको कई सारे सैंपल पेपर्स मिलेंगे, पर सबसे पहले आप जो सॉल्व करें वो बाय सीबीएसई सैंपल पेपर को सॉल्व करें। ओके, उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हम उसके बेसिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर के कितने क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, किस तरह से वो सॉल्व किया जाएगा, एंड देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर टर्म 2 का सैंपल पेपर आपको मिलेगा, जिसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स है 40। 10 मार्क इसमें एडिशनल आपके जो रहेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो पेपर है वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी, और तीनों ही कंपलसरी है। जिसमें आपको और में क्वेश्चंस दिए हुए हो तो वो उस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज सारे ही सेक्शन आपको कंपलसरीली सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेक्शन ए जो है उसमें आपको 6 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करता है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन बी है, जिसमें आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे, वो 3 मार्क्स कंटेन करते हैं। एंड देन लास्ट में सेक्शन सी मिलेगा। सेक्शन सी जो है उसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंटरनल चॉइस वाले भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन में आपको पता पड़ जाएगा कि किसमें इंटरनल चॉइसेस हैं। इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ करके आपको समझना रहेगा कि किस टॉपिक पे बेस्ड वो क्वेश्चन है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, राइट। उसके बाद में ये कुछ एक हम लोगों ने क्राइटेरिया दिया है, यही आपका पेपर है जो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंप्लीट पेपर यू विल फाइंड इन द लिंक। यहाँ पर ये सेक्शन ए है जिसमें 6 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिली है, इधर फर्स्ट पार्ट करें और सेकंड पार्ट करें, बाकी सभी क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी हैं। इन द सेम वे आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन सी जो है वो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन का है, जहां पे 2 क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के डिवाइडेड हैं। ये रहेगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अब बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले कवर करना चाहिए, तो आपके पास में जो यूनिट्स हैं वो कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D और प्रोबेबिलिटी, ये 3 बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको एग्जाम में आने वाली है टर्म 2 के सिलेबस में। तो आप देखें कि जो आपका कैलकुलस है वो 40 में से 18 मार्क्स का है। अगर आप बात करें वेक्टर की तो वेक्टर और 3D 14 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 मार्क्स का है। ऐसे टोटल मिला के आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करें तो शुरुआत आपको कैलकुलस से करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद में इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स है, कंप्लीट पेपर आपका 50 का होगा, और 40 आपके अभी थ्योरी पेपर के रहेंगे, 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। टोटल मिला के 50 का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ये हो गए वेटेज। पढ़ना किसको सबसे पहले है, तो ऑब्वियसली गो फॉर कैलकुलस, देन वेक्टर एंड 3D, एंड देन इन द लास्ट प्रोबेबिलिटी। आपको इस हिसाब से क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। नाउ हम लोग अब ये देखते हैं कि सीबीएसई के सैंपल पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, व्हाट विल बी द टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए फर्स्ट, एंड देन वी विल गो फॉर द सेक्शन बी एंड द सेक्शन सी इन द लेटर पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको हम अब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। 2 मार्क्स से आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, शॉर्ट में आपको जितना सॉल्व होना है उतना ही शॉर्ट में आपको उसको सॉल्व करके रखना है। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत ही कैलकुलस से हुई है, इंटीग्रल कैलकुलस है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। सो अभी लास्ट कुछ लाइव सेशंस में हम लोगों ने कैलकुलस के ही बारे में पढ़ा था। इंटीग्रल कैलकुलस के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अगर अभी तक आपने वो चेक नहीं करे हैं तो आप जाकर के हमारे चैनल पे वो इंटीग्रल के लाइव सेशंस को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। सो फिलहाल हम एक बार फिर से देखते हैं कि इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब कई बार होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो व्हाट विल वी डू, हम लोग जैसा डिनोमिनेटर है उसी तरह न्यूमरेटर को बनाने की कोशिश करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो डिनोमिनेटर है 1 प्लस log x होल स्क्वायर। आप क्या करें, आप न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कर दें, माइनस कर दें, ताकि वो डिनोमिनेटर की तरह बन जाए। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस log x करा और साथ में -1, ये dx हो जाएगा। दिस विल बी अ टर्म। ये हमने पहले भी बात की थी कि आपको जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो आप क्या करें, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म आपको सिमिलर दिखाई दे रही है तो यहाँ पर क्या होगा, वी विल सेपरेट द टर्म्स। तो जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x होल स्क्वायर। इन द सेम वे जब इसको सेपरेट करेंगे तो यह हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। नाउ अब 1 प्लस log x से एक 1 प्लस log x कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास में इंटीग्रल में टर्म बचेगी 1 अपॉन 1 प्लस log x एंड -1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ये आपके पास में टर्म बची है। आपको अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। द प्रॉब्लम इज कि इस तरह का इंटीग्रेशन तो कुछ होता ही नहीं, और पहली बात इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल भी नहीं होता, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो सब्सटीट्यूशन इज द बेस्ट पार्ट। अगर हम कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो log x है, उसके अलावा और कोई फंक्शन दिख नहीं रहा है। हाँ, आप चाहे तो 1 प्लस log x को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली log x को भी सब्सटीट्यूट करेंगे, दोनों से ही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने log x को t सपोज कर लिया। अब आपको पता होगा कि log में अगर बेस नहीं दिया जाता है तो वो बेस हम लोग e कंसिडर करते हैं, और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, log हटता है तो सामने वाला फंक्शन e की पावर में आ जाता है, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर t। नाउ आप क्या करेंगे, जब जब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएट किया जाता है। व्हेन वी विल डिफरेंशिएट तो वैल्यू हो जाएगी x का हम लोग dx लिख सकते हैं, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू dt। आप चाहें तो पूरा करके dt बाय dx करके dx को लेफ्ट में भेज सकते हैं, या डायरेक्टली यू कैन राइट dx इज इक्वल टू e टू द पावर t dt। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या होगा, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस log x, 1 अपॉन 1 प्लस log x को हमने रखा है t। देन हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो है -1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और लेफ्ट में था e टू dx, और dx की वैल्यू है e टू द पावर t dt। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e टू द पावर t dt। ओके, अब ये इस तरह का इंटीग्रेशन कभी देखा है, तो इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, एंड दैट रूल इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है इंटीग्रेशन में, उसके लिए अगर आपके पास में e टू द पावर x fx प्लस f डैश x कोई इंटीग्रेशन है, और आप इसको पूरा सॉल्व करके देखें, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल लगाना रहेगा आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने पढ़ा है, पूरा प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है, उसको सॉल्व करा जाता है, पर क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बताना है। यू जस्ट ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि अगर आपके पास में e की पावर x में कोई फंक्शन है और उसके एडिशन में उसका डेरिवेटिव है, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो है
वो e⁻x fx हो जाता है। अब अगर आपने ये क्वेश्चन कभी या ये लॉ कभी देखा हो तो आप ऊपर वाले टर्म को रिलेट कर सकते हैं। e⁻x की जगह e⁻t है, फंक्शन है 1/1 प्लस t, और जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। सो यहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² हो जाएगा, ये हमारे पास में टर्म आ गई। सो अगर देखें तो यहाँ पे fx का काम कर रहा है 1/1 प्लस t और f' का काम कर रहा है -1/1 प्लस t², e⁻x की प्लेस पे e⁻x है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ कि ये जो इंटीग्रेशन आई है उसका आंसर कितना आ जाएगा, उसका आंसर e⁻x, लेकिन x नहीं हमारे पास t है, fx मतलब 1/1 प्लस t प्लस c, दिस विल बी योर आंसर, लेकिन हम तो x के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या देखा था, e⁻t किसके इक्वल होता है, x के, तो हमने जो सब्स्टिट्यूट करा था उसके अकॉर्डिंग e⁻t की जगह आप x रखेंगे, 1 प्लस t की जगह log x रखेंगे, 1 प्लस log x प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। सो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होना जरूरी है, आपको अगर पता है तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना यहाँ पे पूरे में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जो काफी लेंथी चला जाएगा, क्योंकि मार्क्स सिर्फ 2 हैं इस क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आप इतना लंबा न ले, यू कैन डायरेक्टली यूज कैंसिलेशन लॉ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ आपके पास में चॉइस में एक इंटरनल चॉइस में ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, और में है इंटीग्रल sin 2x अपॉन में √9 माइनस cos टू दी पावर 4x dx। अब अगर इसको देखें तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्मूले में देखे थे, जो फॉर्मूला होता है 1/√a² माइनस x² का। सो हम लोग इसको कुछ ऐसे अरेंज करते हैं कि ये फॉर्मूला जैसा बन जाए। cos की पावर 4 को हमने लिख दिया cos² x का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि ऊपर वाला sin 2x एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या करें, cos² x को हम t सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे ही हमने cos² x को t माना तो इसका जब जब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तब तब हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करें। cos² x का हो जाएगा 2 cos x, और cos x का दोबारा करना पड़ेगा माइनस का sin x, ये चेन रूल होता है, t का हो जाएगा dt अपॉन dx, राइट। अब माइनस साइन अगर बाहर कर दें तो 2 cos x sin x या 2 sin x cos x, ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला पता है, ये sin 2x होता है, dx इधर ले गए, इक्वल्स टू dt हो जाएगा। हमको sin x 2x dx की वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पर sin 2x dx की जो वैल्यू है वो माइनस का dt हो गई। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं इंटीग्रल sin 2x dx की वैल्यू डायरेक्टली रख रहे हैं माइनस का dt अपॉन में √9 माइनस cos² x का होल स्क्वायर, cos² x को हमने t कंसिडर करा है dt ऑलरेडी लिख चुके हैं, डबल से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है, ओनली 1 टाइम dt। ओके, सो हमने क्या करा, हमने ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था उसमें sin 2x dx को रिप्लेस करा माइनस ऑफ dt से, अपॉन में √9 एज इट इज माइनस cos² x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t और उसका होल स्क्वायर आ गया। अब ये तो आइडेंटिटी देखी हुई है, √1/√a² माइनस x² की, जिसका फॉर्मूला आपको शायद याद हो गया होगा, उसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x बाय a, करेक्ट। माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रल dt एज इट इज 9 को हम लोग लिख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस t², सो ये 1/√a² माइनस x², आंसर आता है sin इनवर्स x अपॉन में a, यहाँ पर x की जगह वेरिएबल जो है वो है t, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स t अपॉन में 3 प्लस c। पर भूले ना t की वैल्यू को उसकी मेन वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करने के, तो जो t हमने कंसिडर करा था वो किसे करा था, cos² x को, तो यहाँ पे t की जगह आप cos² x वापस रख दें अपॉन में 3
प्लस सी, इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो दिस वाज कंपैरेटिवली सिंपलर क्वेश्चन, बट फिर भी आपको दोनों ही क्वेश्चन ध्यान से समझने हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हमको क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड आ गया है। तो उन्होंने पूछा है राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके डिग्री और ऑर्डर का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर और डिग्री क्या होता है वो देख लेते हैं। dy dx ऑफ dy by dx, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, d2y by dx2 इक्वल्स टू 5, करेक्ट। डबल डेरिवेटिव करा है तो ये हो गया d2y by dx2। अब ऑर्डर किसे बोलते हैं, तो ऑर्डर होता है कि आपने कितनी बार हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव करा है, आपने कितनी बार डिफरेंशिएट करा है इसको, 2 टाइम्स। तो जो ऑर्डर होता है वो हो जाएगा 2। उसके बाद में जो डिग्री होती है वो क्या होता है, तो डिग्री के लिए जितनी बार हाईएस्ट टाइम आपने डेरिवेटिव करा है उस टोटल की पावर कितनी है। कई बार आपको ऐसी भी टर्म मिलेगी जैसे d2y by dx2 का होल क्यूब। ओके, तो ऐसे में आप देखेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो उस फैक्टर का, उस टर्म का जितनी बार रिपीटेशन होता है वो डिग्री होती है। अभी अगर हम फिलहाल देखें तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है, तो डिग्री अगर हम इसकी देखें तो दैट विल बी ओनली 1 सेकेंड डेरिवेटिव 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो जो डेरिवेटिव है वो है ऑर्डर, जितने टाइम रिपीट हुआ है वो है डिग्री। ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गई 1। अगर हम इसकी टोटल वैल्यू निकालें, क्योंकि उसने ऑर्डर प्लस डिग्री पूछा था, तो जब हम ऑर्डर प्लस डिग्री करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2 + 1, दैट मीन्स दैट विल बी 3। तो इस तरह से आप इसका सम कर सकते हैं। काफी छोटा सा क्वेश्चन था, राइट, 2 मार्क्स के हिसाब से ही था एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वेक्टर कैलकुलस का आ गया है। A कैप एंड B कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। ऑब्वियसली जो कैप होता है वो यूनिट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जब आप उनके मॉड्यूलस की वैल्यू निकालेंगे तो उनके जो मॉड्यूलस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। मतलब A का जो मॉड्यूलस है, मॉड है, वो भी 1 है, और B के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो भी 1 है। अब हमको प्रूफ करना है कि मॉड A प्लस B जो है वो 2 cos थीटा बाय 2 आएगा, जहां पे थीटा जो है वो A और B वेक्टर के बीच में एंगल्स हैं। तो अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू A कैप प्लस B कैप की, जो कि 2 cos थीटा बाय 2 आनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि हम डायरेक्टली जो है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉड A प्लस B मॉड A प्लस मॉड B के बराबर नहीं होता है। ओके, इस चीज को हमेशा याद रखें, मॉड A प्लस B मॉड A प्लस मॉड B के बराबर नहीं होता है। सो फिर अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसकी स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करें, वो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग में A प्लस बी होल स्क्वायर, और वेक्टर में जो लगता है वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2। वैसे तो हम अगर नॉर्मल नंबर्स होते हैं तो A B लिखते हैं, लेकिन जब आपके पास वेक्टर टर्म्स होती है तो वेक्टर टर्म्स के लिए आप उसमें उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। जब आपके पास में 2 वेक्टर्स होते हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, नंबर होते हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मॉड A अभी आपको बताया मॉड A 1 होगा, मॉड्यूलस ऑफ B वो भी 1 होगा। अब यहाँ पे है 2A डॉट B, तो A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट B होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड A मॉड B cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, वेक्टर्स A एंड B। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, मॉड्यूलस ऑफ A भी हो जाएगा 1, मॉड्यूलस ऑफ B भी हो जाएगा 1, और बचेगा cos थीटा। सो अगर आप इस टर्म को पूरे को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड A प्लस B होल स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 प्लस 2 cos थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई।
अब ये क्या वैल्यू देगा, 1 + 1 2 + 2 cos थीटा, यहां से 2 कॉमन निकाला जाए तो वैल्यू होगी 1 + cos थीटा, और ये जो है ये हाफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेंबर 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी cos के साथ में एंगल है उसका हाफ। और इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -1 - cos 2 थीटा, दैट विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर हम एंगल देखें तो इधर जो है एंगल cos के साथ में वो 1 है, और 1 का हाफ एंगल होगा, तो हाफ एंगल होगा तो 1 का हाफ एंगल कितना हो जाएगा 1/2, तो 1 + cos x का कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये एंगल हो जाएगा 1/2 थीटा, मतलब θ/2। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है a कैप प्लस b कैप के होल स्क्वायर की, लेकिन हमको तो मॉड a कैप प्लस b कैप की ही वैल्यू निकालनी है, तो वी विल फाइंड आउट रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 4 से बाहर आएगा 2, cos स्क्वायर से आ जाएगा cos थीटा बाय 2, और हमको यही प्रूफ करना था कि मॉड a प्लस b जो है वो 2 cos थीटा बाय 2 होगा। देख लीजिए प्रूफ हो गया। ओके, सो बस आपने अगर ये क्वेश्चन कभी देखा हो तो आपको पता होगा कि हमेशा जब हमको मॉड्यूलस वैल्यू निकालनी पड़ती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, आप उसको स्क्वायरिंग करके ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मॉड a प्लस बी, मॉड a प्लस मॉड बी, या मॉड a माइनस बी, मॉड a माइनस मॉड बी के इक्वल नहीं होता है। ओके, गॉट इट। सो ये था वेक्टर से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्शन कोसाइन किसे बोला जाता है, सो इफ यू रिमेंबर ये 3D से रिलेटेड टॉपिक है। डायरेक्शन कोसाइंस होता है LMN, और वो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज से फाइंड करते हैं। तो आपको अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो a/a² + b² + c², हालांकि इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जनरली अगर हम a की फाइंड आउट करते हैं तो हम पॉजिटिव साइन ही लेते हैं। m हो जाएगा b रूट a² + b² + c², और n हो जाएगा c/रूट a² + b² + c²। सो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज a b c मिल गए हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस LMN की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करें, तो अगर आपने पहले कभी देखा हो तो ये इक्वेशन जो है वो 3D में स्ट्रेट लाइन की होती है, और वो किस तरह से दिखती है, तो अगर हम देखें तो वो x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c में होती है। ये फॉर्म होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का जहां ABC उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ओके, अब आप ये देखिए कि आपकी जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो नीचे वाले फॉर्मूले के साथ में मैच होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। x पहले होना चाहिए, यहाँ नंबर पहले, तो चलिए पहले उसको एडजस्ट करते हैं। तो क्या करें, यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लें, हमारे पास बच जाएगा x - 3/(-1). यहां हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो होगी y - 1/2/2, और यहां तो कुछ कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसमें कुछ माइनस में नहीं है, सो आई कैन राइट z - 0/4। करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, तो वैल्यू आ जाएगी x - 3/(1), y - 1/2/1 इज इक्वल टू z/4 और z - 0/4। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ABC क्या आ गए हैं, दैट आर 1, 1 and 4। सो डायरेक्शन रेशियोज हमको मिल गए हैं 1, 1 and 4। व्हाट कैन वी डू, हम लोग डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर देते हैं, सो 1/√1² + 1² + 4², मतलब 16 + 1 + 1, दैट विल बी √18
इफ यू वांट टू राइट आप उसको 3√2 भी लिख सकते हैं। सो L की वैल्यू आ गई 1/3√2। M जो है वो हो जाएगा B अपॉन में, दैट विल बी अगेन 1/3√2, और N जो है वो C के अपॉन में रहेगा, दैट विल बी 4/3√2। तो उन्होंने डायरेक्शन कोसाइंस पूछे थे। डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/3√2, 1/3√2 एंड 4/3√2। अगर आपको 3√2 नहीं लिखना है, यू कैन राइट √18 एज वेल। तो ये जो रहेंगे आपके डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ लाइन देकर के रखी है उसके फॉर्मेट को मैच करते हुए इक्वेशन को अरेंज करना रहेगा, देन यू कैन गो अहेड। ओके, सो ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें देकर के रखा है प्रोबेबिलिटी का। ओके, क्या दिया है? A bag contains 1 red and 3 white ball। एक बैग है, उसमें 3 white ball है and we have 1 red ball। ओके, अब क्या दिया है ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जितने सर्कमस्टेंसेस हैं हमको सभी के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? रेड बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको निकाल करके लाना है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, अगर आपने कितनी बॉल निकाली है? 2 बॉल्स निकाली है एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने जब बॉल निकाली है तो आपको उस बॉल को वापस नहीं रखना है, दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोगों को क्या करना है? बॉल्स निकालनी है और ये देखना है कि 2 बॉल निकालने पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, सो क्वेश्चन अंडरस्टूड। अब ये देखते हैं कि हमारे पास में कंडीशन क्या क्या बनेगी। तो कंडीशन बनाने के लिए हम यहां पर लिखेंगे x और इधर लिखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी px, जो आपको कैलकुलेट करना रहेगी, और यही टेबल कहलाती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब अगर हम बात करें तो x क्या है? x ये बताता है कि कितनी, कौन से केस में कितनी रेड बॉल निकली है। ये तो मैंने ऐसे ही रफली 2 बना दी, हो सकता है 3 भी आ जाएगी, वो हम बात करते हैं। तो आपके पास में एक ही रेड बॉल है। अगर आप एक बैग में से बॉल निकाल रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपके हाथ में पहली बॉल भी व्हाइट आ जाए, दूसरी बॉल भी व्हाइट आ जाए, मतलब रेड बॉल निकले ही ना। तो कितनी रेड बॉल निकले, क्या केस हो सकता है? 0 रेड बॉल्स। ओके, उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन में क्या कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है आपके पास में पहली रेड आ जाए, दूसरी व्हाइट आ जाए, या पहली व्हाइट आ जाए और दूसरी रेड, मतलब एक बार रेड बॉल निकल जाए। करेक्ट? क्या 2 बार रेड बॉल निकल सकती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास 2 रेड बॉल है ही नहीं ना। और अगर आपने एक बार रेड बॉल निकाल ली तो उसको रिप्लेस नहीं करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। मतलब आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक रेड बॉल निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ही रेड बॉल है, उससे ज्यादा आप रेड बॉल्स नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 और 1 के लिए है। तो हम एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब रेड बॉल के लिए। तो पहले आप यहाँ पे एक काम कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल लिख तो लीजिए स्टार्टिंग में। अगर हम रेड बॉल निकालें तो टोटल हमारे पास में बैग में कितनी बॉल्स है? 4 बॉल्स है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है, कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं? जो रिक्वायर्ड है। कितने हैं? रेड बॉल निकालनी है। कितनी रेड बॉल है हमारे पास में? सिर्फ 1 रेड बॉल है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, और व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास में? 3, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ओके, अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? आपने कितनी बॉल्स निकाली? 2, फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल। तो क्या हो? रेड 0, मतलब रेड बॉल नहीं निकले। तो क्या हो? पहली जो बॉल निकले वो भी व्हाइट निकले, एंड दूसरी जो बॉल निकले वो भी व्हाइट निकले। और जब एंड होता है तो एंड में हम दोनों ही प्रोबेबिलिटीज का करते हैं मल्टीप्लाई।
और जब आएगा तो प्लस करेंगे, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले आपने क्या करा, पहले आपने व्हाइट बॉल निकाली। अब ऐसा हमेशा ये व्हाइट बॉल है यही नहीं करना है, ओके, दिमाग लगा के थोड़ा सा सोच करके। सो पहले आपने व्हाइट बॉल निकाली, आपके बैग में टोटल कितनी बॉल्स थी, 4, और फिर व्हाइट कितनी थी, 3। 3 में से एक बॉल हमने निकाल ली, मल्टीप्लाई। अब आपके पास में आपने एक बॉल निकाल ली, दैट बॉल वाज व्हाइट। अब आपके पास में क्या बचा, एक रेड और 2 व्हाइट बॉल्स, राइट। अब बैग में टोटल कितनी बॉल्स है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, तो बैग में है टोटल 3 बॉल्स, उसमें से 2 व्हाइट और एक रेड है। अब दूसरी भी व्हाइट ही आनी चाहिए, 0 रेड निकाल रहे हैं ना, तो दूसरी भी व्हाइट आनी चाहिए। तो दूसरी व्हाइट के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं आपके पास में, 2। सो अगर आप 0 रेड के बारे में बात करें तो 0 रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ओके, 0 रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये टेबल हम फाइनली बना करके उसमें ये वैल्यूज फिल कर देंगे। अब जो केस सेकंड है, वो केस सेकंड है कि हमारे पास में जो है वो एक रेड बॉल निकले, ठीक है। तो एक रेड बॉल निकलने में भी 2 कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, कि पहली जो बॉल है वो रेड निकल जाए, एंड दूसरी जो है वो दूसरी व्हाइट निकले, या फिर पहली जो है वो व्हाइट निकल जाए और दूसरी जो है वो रेड निकले, राइट। तो जब और आ गया, अभी बताया और के लिए प्लस किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, और के लिए प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग में 4 बॉल्स हैं, रेड एक ही है, 1/4। अब व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग में 3 बॉल्स बची हैं और अब तीनों ही व्हाइट हैं, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/3, प्लस व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल हमारे पास में 4 बॉल्स है लेकिन व्हाइट है 3, इनटू रेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बॉल आपने निकाल दी, दैट वाज व्हाइट, तो आपके पास बैग में टोटल कितनी बची है, 3, जिसमें से एक रेड 2 व्हाइट है, हमको रेड निकालना है, एक रेड। सो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 1/4 वैल्यू हो जाएगी 1/2। सो फाइनली जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल फॉर्म करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि x की वैल्यू 0 और 1, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 1/2, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चेक करने के लिए हमेशा याद रखें कि जो भी प्रोबेबिलिटीज है सबका सम 1 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने बिल्कुल सही करा, 1/2 1/2 दोनों को प्लस करा 1 आ रहा है, मतलब हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सही है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी 2 मार्क क्वेश्चन। एंड द लास्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 6, अगेन प्रोबेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards 1 by 1 without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक कार्ड निकाला तो उसको आपको वापस से पैक ऑफ कार्ड में नहीं रखना है। इट मींस पहले आपके पास में 52 कार्ड्स रहेंगे और उसके बाद में 51 कार्ड्स हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक। क्वेश्चन ये है कि आपको जो फर्स्ट कार्ड निकले दैट फर्स्ट कार्ड शुड बी रेड, और जो सेकंड कार्ड रहे वो सेकंड कार्ड होना चाहिए जैक। अब यहां पर हमारे पास में 2 कंडीशंस फॉर्म होंगी। वो 2 कंडीशन क्या रहेगी, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास जो रेड कार्ड निकलेगा उसमें ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि वो रेड कार्ड जैक हो जाए। सो हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके करना पड़ेगा। कौन से 2 पार्ट, तो आपकी जो फर्स्ट इवेंट रहेगा प्रोबेबिलिटी का वो ये रहे कि आपके पास रेड कार्ड तो हो पर वो रेड कार्ड जैक ना हो, और सेकंड कंडीशन आपकी ये बन सकती है कि आपके पास जो कार्ड फर्स्ट वाला निकले वो फर्स्ट कार्ड कौन सा रहे, रेड का जैक। तो आपके पास में दोनों कंडीशंस बन सकती है, मतलब फर्स्ट कंडीशन नॉट जैक वाली और सेकंड कंडीशन रेड कार्ड वो की जैक होगा, ठीक है।
अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम 1 बाय 1 दोनों कंडीशन करते हैं, और में हमेशा प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जाता है, तो उसको किस तरह से ऐड करना है वो हम लास्ट में देखेंगे। अब सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास में टोटल कार्ड्स कितने रहेंगे, 52। उसमें से हमें ऐसे रेड कार्ड निकालना है जो जैक नहीं है। तो कितने रेड कार्ड होते हैं, टोटल होते हैं हमारे पास में 26 मतलब 13 जो रहेंगे वो डायमंड रहेंगे, 13 जो रहेंगे वो हार्ट रहेंगे। अब उसमें से हमको 2 कार्ड हटा देने हैं जो जैक है, तो हमारे पास कितने कार्ड्स बचे, हमारे पास टोटल कार्ड बचे हैं 24, राइट। नेक्स्ट एंड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स हैं, दोज आर 51, और जो आपको कार्ड निकालना है सेकंड कार्ड आपका जैक आना चाहिए। अब आपने अभी जो कार्ड निकाले हैं वो जैक नहीं है, तो हमारे पास में अभी भी पैक ऑफ कार्ड में कितने जैक बचे, 4। सो यू हैव 4 कार्ड्स, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 4। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 96 बाय इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 52 मल्टीप्लाइड बाय 51, वैल्यू विल बी 2652. Value will be 96 by 2652. Okay. Now let's call about second condition. Probability PE2. PE2 में हमने क्या बोला है कि हमारे पास जो रेड कार्ड निकले वो जैक निकले। अब रेड कार्ड जैक कितने हैं, तो हमारे पास में टोटल 2 जैक हैं जो कि रेड है, एक डायमंड का एक हार्ट का, टोटल कार्ड है 52। नाउ जब सेकंड कार्ड निकालेंगे तो आपके पास टोटल पैक ऑफ कार्ड में बचेंगे 51 कार्ड्स, और कितने जैक बचे हैं, तो अभी आपने जो कार्ड निकाला दैट वाज जैक, तो पैक ऑफ कार्ड में कितने जैक बचे, दोज वर 3। सो यहाँ पे हो जाएगा 3, वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2652, और दोनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती है, तो टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE1 प्लस PE2। ऐड कर ले और जो कैंसिल हो सकता है उस वैल्यू को कैंसिल कर दे, सो दैट विल बी 96 डिवाइडेड बाय 2652 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2652। यू कैन कैंसिल द वैल्यूज, जो भी है टोटल सम आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 2652। इफ यू वांट टू कैंसिल इट, यू कैन कैंसिल इट फ्रॉम 3 और मे बी simpler values you can get, or you can write the same answer. So this will be the probability of getting first card red and second card will be jack. तो ये जो थे ये हमारे पास में 6 क्वेश्चंस थे सेक्शन 1 के, सेक्शन A के। अब रिमेनिंग है सेक्शन B और सेक्शन C, तो आपको हम कंटिन्यू करने के लिए आगे के लेक्चर्स देंगे। उसके लिए आप जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी के क्वेश्चंस हम सेक्शन बी सेक्शन सी के नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करती रहिए और चलने दीजिए क्वेश्चंस को, सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।